एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या एग्जिस्टिंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? एक न्यू फंड ऑफर 10 रुपए की एनएवी पे आपको ज्यादा प्रभावित करता है या जो एग्जिस्टिंग स्कीम ने जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से चल रही है और उसने सीएजीआर रिटर्न 15-20% का रिटर्न दे चुका है और आने वाले कल में भी बहुत हाई चांसेस हैं कि वो 15-20-25-30% का रिटर्न दे दे, आपको कौन सी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए? एनएफओ वर्सेस एग्जिस्टिंग स्कीम्स। तो मान लीजिए एक एनएफओ आया 10 रुपए की एनएवी पे और आपको 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको लगभग 1 लाख डिवाइड बाय 10 अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूनिट्स उस स्कीम के मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है, एंट्री प्राइस आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, 10 रुपए में आपको 10,000 यूनिट्स मिल रहा है और कभी ना कभी फ्यूचर में वो 10 रुपए का जो एनएवी है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो आज न्यू फंड ऑफर की तरह जो आज आपको अलॉट होने वाली है, जो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, वो फ्यूचर में जब 100 रुपये 1000 रुपये हो जाएंगी, जी हाँ, ऐसी स्कीम्स हैं जो 10 रुपये से शुरू हुई थी और वो 100,000 रुपये भी हो गई और वो हम अभी देखने वाले हैं। तो आपका पैसा भी, आप सोचो आपके 10,000 यूनिट्स आ गए 1 लाख रुपए में, 10,000 यूनिट्स आ गए और कल को वही 10 रुपये की एनएवी वाली स्कीम कल को 100 रुपये 150 रुपये 200 250 300 1000 रुपये भी हो जाती है, तो 1000 इंटू 10,000 कितना हो गया? 10,000 में 4 जीरोज, 1000 में 3 जीरोज, तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए आपके हो जाते हैं। सो वाइल दिस इज ट्रू फॉर एनएफओज, बट द बिग क्वेश्चन इज, क्या जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी 150 200 250 300 400 500 इवन 1000 प्लस के एनएवीज पे ट्रेड कर रही हैं आज की तारीख में, तो क्या वो बेकार हो गई? क्या हमारे को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो क्या जो सारे के सारे इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी करोड़पति उन स्कीम्स की वजह से बने हैं, तो क्या उनको डी इन्वेस्ट करके एनएफओज में पैसा डाल देना चाहिए? चलिए देखते हैं आज के इस एपिसोड में कि हमारे को एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट NFO which is called new fund offer by mutual fund schemes। अब ये NFO क्यों निकाला जाता है? Now the fund manager or the mutual fund house, they are looking at some opportunity in the given market condition and they feel कि उनका म्यूचुअल फंड जो उनकी खुद की म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनके पास पहली बात तो वो वाला ऑफर ही नहीं था अपने एग्जिस्टिंग स्कीम्स में कि वो अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर कर सकें, इसलिए उन्होंने एक न्यू फंड ऑफर निकाला। मान लीजिए मल्टी कैप का निकाला एक न्यू फंड ऑफर, जिसमें मल्टी कैप क्या होता है, जिसमें कुछ पैसा लार्ज कैप में जाता है, कुछ पैसा मिड कैप में जाता है और कुछ पैसा स्मॉल कैप में जाता है। सो हो सकता है कि उनके पास एक लार्ज कैप की फंड हो, एक मिड कैप का फंड हो, एक स्मॉल कैप का फंड हो, एक फ्लेक्सी कैप हो, एक डाइवर्सिफाइड हो, बट उनके पास कोई मल्टी कैप का फंड नहीं था। तो इसलिए भी एक कारण होता है जहां पे फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी एक एनएफओ निकालते हैं, सो दैट वो कॉम्पिटिशन में बने रहें, मार्केट में बने रहें और उनका इन्वेस्टर कहीं और ना जाए। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई कंपनीज कम अप विद अ एनएफओ। दूसरा रीजन क्या होता है इस कंपनीज का एक एनएफओ निकालने का? वो लोग कहीं ना कहीं, बिकॉज दे आर इन द मार्केट, दे आर सिटिंग राइट इन द सेंटर ऑफ द मार्केट, तो दे नो विच आर द गुड सेक्टर्स, विच आर द गुड थीम्स टू इन्वेस्ट इन, और शायद उनकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बट होल हार्टेडली या फोकस तरीके से उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में सेबी का डंडा रहता है एंड सेबी की गाइडलाइंस रहती हैं। सेबी क्या कहता है कि यदि आपने कोई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स मान लीजिए लार्ज कैप स्कीम के नाम पे निकाली है, बट फंड मैनेजर को स्मॉल कैप में या मिड कैप में भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, बट एट द सेम टाइम उसको इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम करना है और कुछ पैसा उसको लार्ज कैप में भी डालना है और कुछ पैसा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डालना है, तो उसको फिर एक नई एनएफओ के साथ उसको अपना ऑफर निकालना पड़ता है, ऑफरिंग निकालनी पड़ती है, क्योंकि उसको हर एक पॉकेट में कुछ कुछ नजर आ रहा है। जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी कैप, इसलिए मैं मल्टी कैप का एग्जांपल ले रहा हूँ आपके साथ। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी थीम जिसमें फंड मैनेजर को आने वाले कल में स्कोप नजर आता है। एंड जनरली इट्स नॉट फॉर 1 मंथ, जनरली दे हैव अ व्यू फॉर 1 decade, they have a view for 3 years 5 years 7 years or maybe multiple decades, but at least जब हम एक एनएफओ की बात करते हैं, एक फंड ऑफर की बात करते हैं, तो दे जनरली हैव अ होराइजन ऑफ 3 years 5 years एंड देन दे कम अप विद एन ऑफर। तो आपको एक अर्ली हैंड भी मिल जाती है कि अगर कोई फंड हाउस एक एनएफओ के साथ आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस थीम पे अगर वो अपना फंड निकाल रहा है, तो ये एक थीम
को आपको एक बार रिसर्च करना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। उससे दो चीज़ें आएंगी, एक तो यदि आप उस थीम से प्रभावित हो गए, आपको लगता है कि हाँ दिस थीम इज़ गुड लाइक अ मल्टी कैप थीम, तो आप अपना पैसा खुद भी एक एनएफओ में डाल सकते हो, क्योंकि बिना उन्होंने तो रिसर्च करी रखी है, आपने भी रिसर्च कर लिया, आपका कन्विक्शन उनके कन्विक्शन से मैच हो गया, एंड देन यू कैन एलोकेट सम पार्ट ऑफ योर मनी इन अ एनएफओ वाया द न्यू फंड ऑफर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, few of the reasons or few of the benefits of investing in NFO is जनरली NAV जो होती है इसकी वो 10 रुपये की होती है। तो हमने ऑलरेडी उससे बात कर ली कि 10 रुपये की NAV है तो एक सस्ता एंट्री प्राइस मिल जाता है। ऑल्दो म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि फ्रैक्शनल यूनिट्स अलाउड होते हैं, तो इवन अगर NAV 1000, 2000, 3000, 1 लाख भी पहुंच जाए तो भी आप 1000, 5000, 10,000 रुपये डाल के आप पैसा उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए NFO 10 रुपये की NAV पे आता है और आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको सीधा 10,000 यूनिट्स का क्रेडिट मिल जाता है। एंड यूनिट्स इज समथिंग विच नोबडी कैन स्टील फ्रॉम यू, आपसे कोई भी यूनिट्स नहीं चुरा सकता। तो NFO का एक अर्ली एडवांटेज ये होता है। दूसरा, जो थीम जो इन्वेस्टर जो एक फंड मैनेजर ने चूज कर रखी है, आपको उस थीम में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है थ्रू अ वाया फंड रूट। तो आपको खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, और क्योंकि जनरली इट्स अ न्यू फंड तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम होती है विज एग्जिस्टिंग स्कीम्स। एग्जिस्टिंग स्कीम्स में रिस्ट्रिक्शंस कहने का मतलब है कि अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया वो लार्ज कैप की थीम है तो वो स्मॉल कैप में पैसा नहीं डाल सकती, जबकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को आइडिया है कि अभी स्मॉल कैप थीम ज़्यादा चल रही है, तो एक लार्ज कैप थीम उसमें नहीं पैसा डाल पाएगी, डिस्पाइट देम नोइंग कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ स्मॉल कैप में ज़्यादा हैं। तो दैट इज़ वाई NFO कम्स इन टू पिक्चर। अब इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे इसके फ़ायदे तो ये हैं, बट नुकसान क्या है इसकी, हमारे पास पहले इसका कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री जिसे कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो इसलिए आपको शायद फंड हाउस की या फंड मैनेजर की हिस्ट्री या फंड परफॉर्मेंस या फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस, आइडियोलॉजीज, फिलॉसफी, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, आपको पूरा वो ब्रोशर, पूरा इन्वेस्टमेंट थीसिस पढ़ना पड़ता है उनका, तब जाके आप एक NFO में इन्वेस्ट कर सकते हो। और कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आपके पास कोई डेटा नहीं होता है, प्लस आपको उनका पोर्टफोलियो अभी बहुत ट्रांसपेरेंटली नहीं पता होता। उनको बेसिक्स वो बता देंगे कि हम इसमें पैसा या इस थीम में पैसा या इस सेक्टर में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, बट वो ओपनली जैसे एक फैक्ट शीट में होता है मंथ ऑन मंथ आपको एग्जिस्टिंग स्कीम में मिल जाता है, वो आपको NFO में नहीं मिल पाता है। पोर्टफोलियो विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है आपको। एग्जिस्टिंग स्कीम्स पे आते हैं, तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में क्या है इसकी कहीं ना कहीं NAV बहुत हाई हो चुकी होती है, डिपेंडिंग के कितना पुराना फंड है और क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है। आपके पास उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री ज़रूर रहती है, आपके पास उसका पोर्टफोलियो डिटेल ज़रूर रहता है, बट उसकी NAV ज़्यादा हो चुकी होती है। और कहीं ना कहीं अगर फंड बहुत पुराना हो चुका है तो वो सैचुरेट हो जाता है। एंड म्यूचुअल फंड्स में बहुत बड़ी दिक्कत है कि पुराने स्कीम्स वर्सेस न्यू स्कीम्स, at least the research or the little history which we have studied about existing schemes, जो बहुत बड़े फंड्स हो जाते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस जनरली थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो जाती है या नैरो हो जाती है, फॉर द सिंपल रीजन एक तो फंड साइज बहुत बड़ा हो गया है, उनके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी जितने भी आइडियाज़ थे वो उनको एग्जॉस्ट कर चुके हैं, एंड बिकॉज नाउ द फंड साइज हैज़ बिकम बिग और पैसा भी बहुत उनके पास बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो उनके पास जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज या छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आता है, बट क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो उन कंपनीज में पैसा ही नहीं लगा पाते हैं, एलोकेट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कंपनी 500 करोड़ की है और उनके पास 5,000 करोड़ रुपए हैं और उनको मान लीजिए 10 स्टॉक्स खरीदने हैं, तो और उनके पास 5,000 करोड़ का कलेक्शन आ गया और 10 स्टॉक्स खरीदने, विच मीन्स एक स्टॉक में ऑन एन एवरेज 500 करोड़ रुपए डालेंगे, और उनको एक कंपनी ये पसंद आ रही है, से इस कंपनी का नाम है A। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 500 करोड़ है और इनके पास एक स्टॉक में डालने के लिए 500 करोड़ रुपए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ये स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरी की पूरी कंपनी तो खरीद नहीं सकते, दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट परमिसिबल। एक पर्टिकुलर स्टॉक में पूरा का पूरा वो अपना एलोकेशन नहीं कर सकते हैं फ्रॉम अ मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इतनी लिक्विडिटी भी एक स्टॉक में नहीं होगी। तो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट ज़्यादा रहते हैं जब बहुत बड़ी फंड साइज हो जाता है। तो
पॉजिटिव्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में सबसे अच्छी बात क्या होती है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आपको उनकी फिलॉसफी पता रहता है, आपको पूरा का पूरा उनकी हिस्ट्री पता रहती है, पोर्टफोलियो डिटेल्स पता रहते हैं, आप फंड मैनेजर को जान चुके होते हो, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पता होता है. सो नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, NFO वर्सेस एग्जिस्टिंग स्कीम्स, कहाँ पे पैसा डालना चाहिए. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. ऑलरेडी अगर आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं और जो NFO है, न्यू फंड ऑफर है, उसका ऑलरेडी आपके पास एलोकेशन पहले से था. मान लीजिए मल्टी कैप की ऑलरेडी आपके पास स्कीम है एंड इफ इट इज़ डूइंग वेल, एंड जो नया NFO है उसमें कोई नया चीज़ नहीं नज़र आ रहा है, सेम एलोकेशन है कि मल्टी कैप है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डालेगा, और कोई यूनिक आइडिया या यूनिक फिलोसफी के साथ वो नहीं आ रहा है जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको NFO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट मान लीजिए आपके पास कोई मल्टी कैप थीम नहीं थी, मल्टी कैप फंड नहीं था, यू वर इन्वेस्टेड इन से अ लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड अ मिड कैप, बट you were not invested in one combined theme which is multi cap theme, then you can think of entering into a NFO via the NFO route. So टाइम होराइजन आपको देखना है, आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना है, आपको अपना बजट देखना है, आपको ओवरऑल एलोकेशन देखना है, एंड देन यू नीड टू डिसाइड whether NFO or existing scheme is the way to go for. So thank you so much till then. In case you think if we are doing a good job in terms of whatever we are doing, do like us, subscribe us and forward this video to as many people as possible, because